सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म फ्लाइट फॉर फ्यूचर में, और मैं हूं आपके साथ सुरेश कुमार राव, सेकंड ग्रेड साइंस टीचर। चलिए, अपन सीनियर क्लास की केमिस्ट्री के अंदर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स इस चैप्टर की चर्चा कर रहे थे, जिसमें नोमेनक्लेचर हो चुका था, क्लासिफिकेशन हो चुका था, और जो फॉर्मेशन मेथड्स थी हेलो एल्केन हेलो एरीन्स की वो हो चुकी थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो चुकी थी। इसके बाद में जो केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके अंदर अपन हेलो एल्केन जो हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी की चर्चा कर रहे थे, जिसमें जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थी उनकी चर्चा अपनी हो चुकी थी। अब जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, उनके जो त्रिविम रासायनिक पहलू हैं, अर्थात कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको अपन ने SN1 SN2 जो रिएक्शंस थी उनके अंदर प्रूव भी किया है अलग अलग। तो ये जो कुछ स्टीरियो केमिस्ट्री के कुछ वर्ड्स हैं उनको अपन यहाँ पर डिफाइन करेंगे और उनके बारे में समझेंगे, जिनसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर, लाइक सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी केमिस्ट्री के पोर्शन के अंदर पूछे जाते हैं, और सीनियर क्लास के अंदर तो पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें अपने सबसे पहले जो वर्ड आता है वो है धारण, यानी कि रिटेंशन। तो देखिए, इसके अंदर क्या होता है, मुख्य रूप से जो अपनी SN1 रिएक्शन होती है, SN1 रिएक्शन के अंदर अपन ये देखते हैं कि जहाँ से न्यूक्लियोफिलिक जो पहले जुड़ा हुआ है वो जहाँ से हटता है, जैसे अपन यूँ कहें कि ये कार्बन और इसके ऊपर इधर जैसे कोई हाइड्रोजन या अदर कुछ भी ग्रुप जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर जैसे कोई समूह है, अपन जैसे कहें कि हेलोजन जैसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर रहा है, जैसे OH- अटैक कर रहा है, तो पहले स्टेप के अंदर ये X लिविंग ग्रुप है वो हट जाएगा, और फिर यहीं पे क्या हो जाएगा, ये जो नया न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर देगा और जुड़ जाएगा। तो इसके अंदर इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, विन्यास है, वो चेंज नहीं होता, ठीक है। उसी साइड में, जिस साइड में पहले कोई वीक न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ था, उसी साइड में स्ट्रॉन्ग जो न्यूक्लियोफाइल है वो आकर के जुड़ जाता है। तो उसका विन्यास जो है, कॉन्फ़िगरेशन है, वो उसी प्रकार का बना रहता है। यह घटना क्या कहलाती है, धारण कहलाती है, रिटेंशन कहलाती है। तो देखिए, SN1 रिएक्शंस जो हैं उनमें प्रतिस्थापी उत्पाद का विन्यास अप्रभावित रहता है, यानी कि ये जो पहले वाला अर्थात एल्किल हैलाइड के समान ही रहता है। पहले जैसे ये एल्किल हैलाइड है, नया ग्रुप इसके ऊपर अटैक किया तो भी विन्यास वैसा का वैसा ही रहेगा। यह घटना क्या कहलाती है, धारण या रिटेंशन कहलाती है। तो विन्यास का एज इट इज़ बने रहना, यही क्या है, धारण है, जो कि अपन SN1 रिएक्शंस के अंदर देख करके आए हैं। ये चीज़ है वो अपन ने एक्सप्लेन करी है बहुत अच्छी तरह से। तो पिछले वीडियो के अंदर आप इसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, बाकी डेफिनेशन अपन ने यहाँ देख ही ली है। अब बात करते हैं अपन, जो सेकंड वर्ड है वो क्या है, प्रतिलोमन, ठीक है। इन्वर्जन क्या है, तो इसमें क्या होता है, जो SN2 रिएक्शंस होती हैं, SN2 रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, जैसे ये CX बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पर जो अदर इसके ऊपर ग्रुप्स जुड़े हुए हैं या फिर जो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, अब यहाँ कोई भी जो नया न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या होता है कि ये इधर ही यहाँ अटैक नहीं करता डायरेक्ट, क्योंकि SN2 रिएक्शंस हैं वो इन वन स्टेप ही कंप्लीट होती हैं, तो पहले ये हटता नहीं है, और जब तक ये हटेगा नहीं तब तक ये इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो ये जो नया आने वाला अटैकिंग ग्रुप है वो इसमें बैक साइड से एंट्री करता है, और इस साइड से एंट्री करेगा तो क्या होता है कि पहले एंट्री करके और इसके अंदर क्या बन जाती है कि मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था बन जाती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और उसके बाद ये जो लिविंग ग्रुप है वो हटता है। तो जो नया जुड़ने वाला न्यूक्लियोफाइल था वो तो इसके अपोजिट साइड के अंदर जुड़ गया, और अपोजिट साइड में जुड़ते ही इसका जो प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर ये जैसे ये कार्बन और ये जो अदर ग्रुप हैं वो तो इस साइड आ जाएंगे, और OH यहाँ जुड़ेगा, तो अपोजिट साइड में जुड़ गया। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पहले वाले एल्काइल हैलाइड है उससे क्या हो गया, अपोजिट हो गया, रिवर्स हो गया। यही घटना क्या कहलाती है, प्रतिलोमन कहलाती है, इन्वर्जन कहलाती है। वाल्डन ने इसको प्रूव किया था, तो वाल्डन प्रतिलोमन के नाम से भी ये जानी जाती है। तो देखिए क्या है इसके अंदर कि SN2 रिएक्शंस जो होती हैं उनमें प्रतिस्थापी उत्पाद का विन्यास है वो एल्किल हैलाइड, यानी जो अभिकारक है, रिएक्टेंट है, मूल जो है उसके विपरीत होता है, अपोजिट होता है, और यह घटना क्या कहलाती है, प्रतिलोमन कहलाती है, जिसको अपन डिफाइन कर चुके हैं SN2 रिएक्शंस के अंदर। अब क्या होता है, तीसरा जो यहाँ पर बात निकल के आती है वो आता है रेसिमाइजेशन, यानी कि रेसिमीकरण। क्या होता है, मोस्टली जो SN1 रिएक्शंस होती हैं, SN1 रिएक्शन क्या होता है, उसके अंदर 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है
कि हेलोजन ग्रुप है वो निकल जाने से, हट जाने से, और मोस्टली जो टर्सरी एल्किल हैलाइड होते हैं, तृतीयक एल्किल हैलाइड, उनके अंदर SN1 रिएक्शन होती है। तो SN1 रिएक्शन के अंदर जैसे मैं यूँ कहूँ कि ये कार्बन था, इसके ऊपर 3 ग्रुप हैं, वो इस प्रकार से दूसरे जुड़े हुए हैं, इस प्रकार से, जैसे देखिए ये कार्बन है, इसके ऊपर ये अदर 3 ग्रुप हैं वो जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर हेलोजन है। जो ही ये हेलोजन हटेगा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये बॉन्ड तो यहाँ से हट चुका है, ठीक है, तो इसके ऊपर 1, 2 और 3 ही बॉन्ड बचे हैं, 3 बॉन्ड बचे हैं, तो ये जो कार्बन है वो किस में आ जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आ जाएगा। पहले ये sp3 में था, अब ये क्या हो गया, जो नया कार्बोकेटाइन बना फर्स्ट स्टेप में, उसका हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होता है, SN2 होता है। और SN2 हाइब्रिडाइजेशन होते ही वो प्लेनर हो जाता है, यानी कि उसकी समतलीय ज्यामिति हो जाती है, त्रिकोण समतलीय। देखिए यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि ये जो कार्बोकेटाइन है वो आपकी SN1 रिएक्शंस के अंदर फर्स्ट स्टेप में बनने वाला टर्सरी कार्बोकेटाइन है। यहाँ पर ये कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, ठीक है, और ये इसके ऊपर 3 मेथिल ग्रुप हैं वो जुड़े हुए हैं अलग अलग बॉन्ड के द्वारा, सिंगल बॉन्ड के द्वारा ये जुड़े हुए हैं। अब ये क्या है आपका त्रिकोण समतलीय ज्यामिति है इसकी। तो त्रिकोण समतलीय है तो समतल के तो दोनों साइड में क्या हो सकते हैं, जो आने वाले अटैकिंग ग्रुप हैं वो दोनों ही साइड में जुड़ सकते हैं। जैसे ये दोनों एरो हैं, इसको अपन एक को ऊपर और एक को नीचे मान लें, ऐसे कह सकते हैं, या एक को लेफ्ट साइड या एक को राइट साइड में मान लें। अब ये OH जैसे इस साइड में जुड़ रहा है, ये कार्बन है और इस कार्बन के इस साइड में जुड़ रहा है, तो जैसे इसको अपन यूँ मान लें कि ये OH इधर अटैक कर गया, जुड़ गया। इसके अपोजिट माने तो ये OH इस साइड में जुड़ गया, ठीक है। अब यहाँ पर 50% चांसेस तो हैं कि इस प्रकार का है ना, लेफ्ट साइड में जो अटैकिंग ग्रुप है वो जुड़ जाए, और 50% चांसेस क्या हैं कि राइट साइड में जुड़ जाए। ऐसा हो तो 50% जो इसके आइसोमर्स हैं वो तो क्या बन जाएंगे, लेफ्ट साइड में होने वाले, और 50% आइसोमर्स हैं वो राइट साइड वाले हो जाएंगे। अब इनके ऊपर क्या है कि जब आपका समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, वो जब इसके ऊपर फोकसित करवाई जाती है तो ये उसके एंगल को रोटेट करते हैं। कोई सा जो समावेवी है वो लेफ्ट साइड में रोटेट करता है तो कोई सा राइट साइड में रोटेट करता है, ठीक है। अब क्या होगा कि इसके अंदर मुख्य रूप से जो राइट साइड के अंदर रोटेट करता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहलाता है, डेक्स्ट्रो, और उसका जो एंगल का जो चिन्ह आता है वो पॉजिटिव आता है, तो D+, ठीक है, D या जो उसका एंगल है उसको पॉजिटिव सिंबल से दर्शाएंगे तो ये D या प्लस। और जो 50% उसके आइसोमर बनते हैं वो क्या बनते हैं, L, ठीक है। L को किससे, निगेटिव, यानी कि जो इसका रोटेशनल एंगल है उस एंगल को माइनस में शो किया जाएगा। प्लस और माइनस का मतलब यहाँ पर केवल इसकी साइड से ही है, रोटेशन की साइड से है। तो 50%। अब मेन चीज़ देखो रेसिमाइजेशन क्या है कि ये जो आपका त्रिकोण समतलीय कार्बोकेटाइन है उससे दोनों तरह के जो समावेवी बनेंगे ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो मिक्स होने पर इसका फाइनल जो रोटेशन है वो क्या हो जाता है, 0। फाइनल रोटेशन जो एंगल रहेगा प्रकाश का वो 0 रहेगा, क्योंकि 50% है वो D आइसोमर है और 50% है वो क्या है, L आइसोमर है। अब देखिएगा मुख्य रूप से यदि मान लीजिए अपन यूँ कहें कि 80 डिग्री, ठीक है, 80 डिग्री प्लस यानी कि डेक्स रोटेटरी 80, और उतना ही 50% है वो -80, जो जितना इसने क्या कर दिया राइट साइड में रोटेट करवाया उतना ही उसके दूसरे आइसोमर ने प्रकाश को क्या कर दिया, लेफ्ट साइड में रोटेट करवा दिया, तो फाइनल रोटेशन है वो तो क्या रहा, 0 डिग्री रहा कि नहीं रहा। तो ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर 50% डेक्स्ट्रो और 50% लेवो रोटेटरी आइसोमर्स प्रेजेंट होते हैं वो फाइनली क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं होता है, वो जो आपका सॉल्यूशन होगा वो, ठीक है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 50% डेक्स्ट्रो और 50% लेवो रोटेटरी आइसोमर होते हैं वो कहलाता है रेसेमिक मिक्सचर, रेसेमिक मिश्रण, ठीक है। और इस रेसेमिक मिश्रण के फॉर्मेशन की ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, रेसिमाइजेशन कहलाती है, ठीक है। इन शॉर्ट में दोबारा से बोलूं तो क्या है, SN1 रिएक्शन के अंदर जो 50% डेक्स्ट्रो और 50% लेवो रोटेटरी आइसोमर्स जो फॉर्म होते हैं, बनते हैं, उनके बनने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है, रेसेमीकरण कहलाती है। और ये जो मिक्सचर है वो क्या कहलाता है, रेसेमिक मिक्सचर यानी कि रेसेमिक मिश्रण कहलाता है। ये चीज़ है मोस्टली। चलिए देखिए आगे बात करते हैं। रेसेमिक मिश्रण के अंदर क्या हो गया, DL या फिर प्लस माइनस यानी कि दोनों का मिक्स हो गया। SN1 जो रिएक्शंस है उसके
फर्स्ट स्टेप में प्रथम पद में बने कार्ब धनायन यानी कार्बोकेटाइन है, उसका केंद्रीय कार्बन है वो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। होने के कारण समतल त्रिकोणीय इसकी ज्यामिति पाई जाती है। अतः इसके दोनों तरफ से लेफ्ट राइट कह दो, ऊपर नीचे कह दो, जो भी है ना, तो नाभिक स्नेही समूह है वो जुड़ सकता है, दोनों तरफ से इसकी अपॉर्चुनिटी है। इस कारण 50% तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी बनेगा जो आइसोमर बनेगा, और 50% क्या बनेगा, लेवो बनेगा। यानी कि 50% है वो दक्षिण ध्रुवण गुणक बनेगा और 50% है वो वाम ध्रुवण गुणक बनेगा। वाम मतलब बायां, लेफ्ट, ठीक है। इस प्रकार का मिक्सचर है वो बनेगा। अब देखिए क्या होता है, अब इस मिश्रण का समावयवी है वो प्राप्त होता है। इस प्रकार के आइसोमर्स प्राप्त होते हैं जिसे रेसिमिक मिश्रण कहते हैं। ये जो दोनों का मिक्सचर है वो तो रेसिमिक मिश्रण कहलाएगा, और इसके फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगी, रेसिमीकरण कहलाएगी। ठीक है, तो एकदम सो सिंपल इजी सी डेफिनेशन कि जब SN1 रिएक्शंस के अंदर फर्स्ट स्टेप में बना कार्बोकेटाइन है वो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, संकरित होगा, तो उस पर दोनों साइड से अटैकिंग ग्रुप अटैक कर सकते हैं। उसमें 50% डेक्स्ट्रो और 50% लेवोरोटेटरी जो मिक्सचर है वो बन सकता है। यह मिक्सचर रेसिमिक मिक्सचर कहलाता है, और दैट प्रोसेस इज नोन एज रेसिमाइजेशन। ठीक है, ये किसके नाम से जानी जाएगी, रेसिमीकरण के नाम से जानी जाएगी। चलिए फोर्थ टर्म यूज करते हैं, अपन पढ़ते हैं इसको। तो समतल ध्रुवित प्रकाश PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है। देखो, जो सनलाइट है या किसी भी सोर्स से अपन लाइट प्राप्त कर रहे हैं, तो उसके जो फोटॉन्स होते हैं, ठीक है, वो सभी दिशाओं के अंदर क्या कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं, यानी कि कंपन कर रहे होते हैं। जैसे अपन देख रहे हैं इस तल के अंदर भी इसका वाइब्रेशन हो रहा है, इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, सभी तलों के अंदर क्या हो रहा है, कंपन हो रहा है कणों का। इसको जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक निकोल प्रिज्म होता है, इस प्रिज्म के अंदर से जब पास करवाते हैं, ये जो प्रिज्म है इसमें से निकालेंगे, तो निकालने के बाद इसके बाकी जो पार्टिकल्स जो अदर साइड में कंपन कर रहे थे वो तो यहीं पर रोक लिए जाएंगे, और जो कण इससे पास होंगे यानी कि आगे निकलेंगे, वो एक ही तल के अंदर क्या कर रहे होंगे, कंपन कर रहे होंगे। एक ही तल के अंदर, ये देखो, एक ही प्लेन के अंदर सभी के कंपन की दिशा है वो एक ही है। यही क्या कहलाएगा, समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाएगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाएगी। समझ गए। तो सामान्य या मिश्रित प्रकाश जो कि किसी अपन ने प्रकाश स्रोत से प्राप्त किया, वो सभी दिशाओं के अंदर कंपन कर रहा होता है। जब सामान्य प्रकाश को निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तो उसके सभी फोटॉन्स एक ही तल में कंपन करने लगते हैं। यह प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। चलिए देखिए क्या है, अब आगे इसको डेक्स्ट्रो और रोटेन, यह है कि जब ये समतल ध्रुवित प्रकाश है उसको बाद में अपन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में से निकालेंगे, तो यदि वो कंपाउंड उसको डेक्स्ट्रो यानी कि दाईं साइड में इस प्रकार से रोटेट करवा रहा है, तो ये दक्षिण ध्रुवण गुणक यानी कि D फॉर्म कहलाएगी इसकी। और अगर इसको ये लेफ्ट साइड के अंदर यूँ रोटेट करवा रहा है तो ये वाम ध्रुवण गुणक यानी कि L फॉर्म उसकी कहलाएगी। तो ये आप दक्षिण ध्रुवण गुणक, वाम ध्रुवण गुणक, इनको भी समझ सकते हैं आराम से, और इन दोनों का मिक्सचर है वो क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर होता है। अब देखिए समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है, सामान्य प्रकाश क्या है, सारी चीज़ें। किसी प्रकाश स्रोत से प्राप्त प्रकाश से सभी दिशाओं में क्या करता है, कंपन करता है, जिसे सामान्य या मिश्रित प्रकाश कहते हैं। मिक्स्ड लाइट उसको बोलते हैं। अब सामान्य प्रकाश को निकोल प्रिज्म जो कि कैल्साइट का बना होता है, इसका फॉर्मूला होता है CaCO3 मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट, इससे गुजारने पर प्राप्त प्रकाश एक निश्चित तल में फिक्स जो इसका प्लेन है उसमें ये कंपन करेगा, जिसे समतल ध्रुवित प्रकाश के नाम से यानी कि PPL के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे आराम से कि समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है। निकोल प्रिज्म से गुजारने के बाद में जो अपने को एक ही तल में कंपन करने वाला प्रकाश प्राप्त होता है वो समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। चलिए आगे देखिए, इसके बाद में है ध्रुवण घूर्णक और ध्रुवण घूर्णकता। ठीक है, मतलब कि जो लाइट है उसको रोटेशन करवाने वाले पदार्थ क्या हैं और उनका ये गुण क्या है। तो मुख्य रूप से अभी अपन पढ़ कर के आए हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक और वाम ध्रुवण घूर्णक, यानी कि प्रकाश के तल को, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को ध्रुवित करवाने वाले यानी उसको घुमाने वाले, राइट या लेफ्ट साइड में रोटेट करवा देने वाले पदार्थ हैं वो तो कहलाते हैं ध्रुवण घूर्णक। और इनको रोटेट करवाने की ये जो प्रॉपर्टी है
वो क्या कहलाती है, ध्रुवण घूर्णकता कहलाती है। तो देखो, समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी कार्बनिक यौगिक में, जैसा अपन ने ऊपर देखा, में से गुजारने पर प्राप्त प्रकाश एक निश्चित तल में घूर्णित कर दिया जाता है। घूर्णित कर दिया जाता है मतलब उसके रोटेशन को घुमा दिया जाता है। जैसे मान लो ये इस तल में कंपन कर रहा था, तो उस केमिकल से निकलने के बाद ये या तो इस साइड में यूं कंपन करने लग गया या फिर ये यूं कंपन करने लग गया। तो कंपन का तल है वो देखो ये था एक्चुअली, तो जबकि ये रोटेट हो गया कि नहीं हो गया इतना, या ये तल था तो ये इतना डिग्री पे रोटेट हो गया कि नहीं हो गया, जितना भी 15-20 डिग्री पे रोटेट हुआ है जो इसमें शो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, तो ये रोटेट हो गया। तो क्या बात निकल के आती है यहाँ पर कि समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी भी कार्बनिक यौगिक में से गुजारने पर प्रकाश एक निश्चित तल में घूर्णित कर दिया जाए तो ऐसे यौगिक क्या कहलाएंगे, ध्रुवण घूर्णक कहलाएंगे। ठीक है, और ये गुण, ये प्रकाश को रोटेट करवा देने का गुण है, वो क्या कहलाएगी, ध्रुवण घूर्णकता कहलाएगी मुख्य रूप से। ठीक है, अब देखो ध्रुवण घूर्णक है वो दो प्रकार के, जैसा मैंने बताया, या तो लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में यूं घुमा सकते हैं वो। ठीक है, तो यदि प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा दिया जाए, यानी कि क्लॉकवाइज, जिस तरह से क्लॉक घड़ी यूं चलती है, घड़ी की सुई है वो इस प्रकार से यहाँ जैसे है तो बाद में ये इधर आएगी ना, तो इस प्रकार से रोटेशन हो रहा है ना, डेक्स्ट्रो। ठीक है, तब यानी क्लॉकवाइज घुमाया जाए तो इसे दक्षिण ध्रुवण घूर्णक यानी कि डेक्स्ट्रो, DEX है ये, है ना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहा जाएगा, और इसे स्मॉल d से प्रदर्शित किया जाएगा, और इसके घूर्णन कोण को प्लस चिन्ह के द्वारा अभिव्यक्त किया जाएगा। तो ये बात ऊपर रेशमाइजेशन के अंदर अपन देख भी चुके थे और यहाँ पर फिर से डिफाइन कर रहे हैं। अब बात करते हैं इसकी अपोजिट सिचुएशन क्या है कि मुख्य रूप से यदि कार्बनिक यौगिक द्वारा प्रकाश के तल को बाईं ओर लेफ्ट साइड में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे इस प्रकार से उल्टा घड़ी की सुई का जो रोटेशन है उसके विपरीत घूर्णित कर दे तो इसे वाम ध्रुवण घूर्णक यानी कि लेवो रोटेटरी कहा जाएगा, और इसी की शॉर्ट फॉर्म स्मॉल l के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाएगा, और इसका जो एंगल है, ध्रुवण का कोण है, उसको नेगेटिव चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये थे L रूप और D रूप। और रेसेमिक मिक्सचर में क्या होता है कि L और D दोनों जो फॉर्म हैं वो 50-50% होती हैं। अब दोनों 50% हैं तो डेक्स्ट्रो वाला जितना एंगल आपका दाईं साइड में घुमाएगा क्लॉकवाइज, लेवो रूप है वो उतना ही उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा, तो फाइनल रोटेशन है वो बचेगा ही नहीं। तो फाइनली रेसेमिक मिक्सचर है वो क्या होता है, अध्रुवण घूर्णक होता है, यानी वो किसी प्रकाश का घूर्णन फाइनली घूर्णन करवाता ही नहीं है। ठीक है, तो वो अध्रुवण घूर्णक रहेगा। चलिए अब बात करते हैं आणविक असममितता, मोलिकुलर एसिमेट्री। असममितता क्या है, देखो असममितता का मतलब यह है कि किसी भी तरीके से अगर अपन किसी मॉलिक्यूल को दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो वो असममित है, और अगर दो भागों में डिवाइड कर पा रहे हैं, बीचों बीच कोई भी अपन प्लेन लें, तल लें, और उस तल के दोनों तरफ समान अगर ग्रुप बच जाते हैं तब तो वो है सममित यानी कि सिमेट्रिकल, और अगर सेम ग्रुप दोनों साइड में नहीं बचते हैं तो फिर वो है असममित। देखिए आणविक असममितता, अब जैसे ये अपन कंपाउंड देख रहे हैं, इसमें ये जो कार्बन है, इस कार्बन के इधर हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर OH हाइड्रोक्सिल है, इधर मेथिल है, इधर ब्रोमो ग्रुप है। चारों वैलेंसीज हैं वो चार अलग अलग डिफरेंट ग्रुप के द्वारा कंप्लीट हो रही हैं। अब इसको आप किसी भी तल में ना तो इस तरह से दो बराबर भागों में बांट सकते, ना इस तरह से दो बराबर भागों में बांट सकते, ना इस तरह से दो बराबर भागों में बांट सकते, ना इस तरह से बांट सकते, किसी भी तरह से इसको आप इस कंपाउंड को दो बराबर भागों में डिवाइड नहीं कर सकते, किसी भी प्लेन से नहीं कर सकते, किसी भी तल से नहीं कर सकते। तो ये कार्बन जो है वो यहाँ पर क्या है, एसिमेट्रिकल है, असममित कार्बन है, और ये कंपाउंड है वो असममित यौगिक है, और इसका ये गुण है वो क्या है, मोलिकुलर एसिमेट्री है। तो देखिए बहुत ही आसान सी चीज़ है, जब किसी अणु में केंद्रीय कार्बन की चारों संयोजकताएं डिफरेंट ग्रुप्स से कंप्लीट होती हैं तो ऐसा अणु क्या कहलाएगा, असममित मॉलिक्यूल कहलाएगा, और यह गुण उस अणु की एसिमेट्री यानी असममितता कहलाएगी, आणविक असममितता कहलाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब बात करते हैं, देखिए कायरलता या फिर किरेलता, किरेलिटी, ये क्या होती है, मुख्य रूप से जो आणविक असममित
कंपाउंड्स होते हैं उनको एक दूसरे के ऊपर रखा जाए, यानी उसके जो मिरर हैं, दर्पण प्रतिबिंब हैं, दर्पण प्रतिबिंब के अंदर क्या होता है, लेफ्ट साइड राइट बन जाती है और राइट साइड क्या हो जाती है, लेफ्ट हो जाती है। पार्श्व परिवर्तन उसके अंदर ही होता है। तो वे अणु जिनके दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज हैं वो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होती हैं, यानी कि कंप्लीटली एक दूसरे को ढकती नहीं हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, किरेल अणु बोलते हैं। कंप्लीटली एक दूसरे को नहीं ढकती हैं वो क्या कहलाएंगी, ध्यान रखें, जो कंप्लीटली एक दूसरे, ये चीज़ बहुत बार बार आगे आएगी कि जो दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होती वो क्या होते हैं, किरेल होते हैं। ठीक है, और ये गुण क्या कहलाएगा, किरेलिटी कहलाएगी, यानी कि कायरलता कहलाएगी या किरेलता कहलाएगी। सामान्यतः असम्मित मॉलिक्यूल हैं वही क्या होते हैं, आणविक असम्मिता जो अपन ने ऊपर देखी 6वें नंबर की डेफिनेशन, वही क्या होते हैं, किरेल होते हैं। और जो सम्मित हैं, सम्मित का मतलब तो उसके दोनों साइड में सेम ग्रुप हैं और सेम है तो उनकी मिरर इमेज है वो एक दूसरे को क्या कर लेंगी, ओवरलैप कर लेंगी, अध्यारोपित कर लेंगी, तो वो क्या नहीं होंगे, वो किरेल नहीं होंगे। समझ गए बात को। चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, एक ही मतलब यूँ 4 वर्ड यूज करने ध्यान में रखना है। चारों ग्रुप डिफरेंट हैं तो अणु असम्मित है, असम्मित है तो अध्यारोपण नहीं होगा, और अध्यारोपण नहीं होगा वो किरेल होगा। समझे बात को, दोबारा से सुने। चारों ग्रुप डिफरेंट, अणु असम्मित, अध्यारोपण नहीं होगा, अणु किरेल होगा। बस इतना ही ध्यान में रखना है, अणु क्या होगा, किरेल होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब देखिए जैसे ये ब्यूटेन 2 ब्यूटेन 2 कैसे है कि यहाँ पर 1 2 3 और 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन होने के कारण ये ब्यूटेन हो गया, और इस नंबर 2 वाले कार्बन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, OH, तो ब्यूटेन 2 हो गया। अब अपने इस कार्बन को देखें, इस कार्बन की बात करें, ठीक है, तो इस कार्बन की बात करें तो देखो एक तरफ OH ग्रुप, एक तरफ H, एक तरफ मेथिल, एक तरफ एथिल, 2 कार्बन वाला, डिफरेंट ग्रुप हैं। अब इसका मिरर रखा इसके सामने, मिरर रखा तो इसका क्या बना, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वो साइड को क्या करेगा, चेंज करेगा, पार्श्व परिवर्तन करेगा। तो देखो ये H जो था, जो यहाँ पर लेफ्ट साइड में था, यहाँ पर H क्या आ गया, राइट साइड में, ये यहाँ पे H है भाई, ये राइट साइड में आ गया। ये OH जो राइट साइड में था वो लेफ्ट साइड में चला गया, हो गया, बाकी सेम है। अब इसको यूँ देखेंगे, यहाँ ये H है। अब अगर ये जो ग्रुप है इसको ऐसा का ऐसा उठाया और जिस तरह से यहाँ है उसी तरह से यहाँ रखा, तो यहाँ रखा तो देखो इस OH के ऊपर इसका क्या आया, इस H के ऊपर इसका क्या आया, OH आया। ढका क्या कंप्लीट, नहीं ढका। यहाँ ये जो OH है इसके ऊपर इसका क्या आया, H, क्या इसने कंप्लीट ढका, नहीं ढका, अध्यारोपण नहीं हुआ। तो देखो जिसमें कार्बन है उस पर चारों ग्रुप डिफरेंट है, वो असम्मित है, असम्मित है वो अध्यारोपित नहीं करेगा, और नहीं करेगा वो क्या होगा, किरेल होगा। तो यहाँ पर ब्यूटेन 2 है वो क्या है, कि किरेल अणु है। समझ गए बात को। तो बहुत ही आसान सी चीज़ है, आराम से इसको समझा जा सकता है। अब देखो वे वस्तुएं जो एक दूसरे की दर्पण प्रतिबिंब होती हैं परस्पर अध्यारोपित नहीं करती, और अध्यारोपित नहीं करती वो क्या कहलाती हैं, किरेल वस्तुएं या किरेल अणु कहलाती हैं। जैसे हथेलियाँ, अपनी दोनों हथेलियाँ हैं वो किरेल हैं। कैसे हैं, आप अपनी दोनों हथेलियों को खोलिए, खोल करके अपने सामने कीजिए, अपनी आँखों के सामने इमेज कीजिए, अपनी आँखों के सामने दोनों हथेलियाँ कर लें। अब दोनों हथेलियाँ हैं ऐसी कैसे रहने दें, और अपने लेफ्ट हैंड को और राइट हैंड की तरफ लाते हुए और सीधा का सीधा, हथेली वैसी की वैसी रखनी है, सीधा का सीधा, और लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर रख दें। अब देखो क्या हुआ, आपके अंगूठे दोनों अपोजिट साइड में रह गए, आपकी जो लिटिल फिंगर है वो दोनों अलग साइड में रह गई। क्या अंगूठे की साइड में अंगूठा आया, नहीं, ठीक है ना। तो उसी तल में मतलब कि दोनों हथेलियाँ जैसे आपके सामने की तरफ हैं, इसका मतलब उनका फेस है, जो तल है, हथेली है, वो आपके सामने की तरफ है। अब वो दोनों का तल है वो आपके सामने की तरफ ही रहना चाहिए। अब आपने एक हथेली को, एक हाथ को दूसरे के ऊपर लाते हुए रखा उसी तल में, हथेलियाँ आपके सामने की तरफ ही हैं दोनों। क्या हथेली आपस में ढक गई,
नहीं ढकी। ढकती तो कब है, जब अपन दोनों हथेलियों को अपोजिट कर लेते हैं, एक दूसरे के सामने करके यूँ हथेलियाँ एक दूसरे के सामने मिलाते हैं, तब तो ढक जाती हैं। तो तब तो उनका जो तल है वो क्या हो गया, विपरीत हो गया। जैसे अपन हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं, तो उस समय आप कहोगे कि अध्यारोपित तो कर रही हैं, तो उस समय तो आपकी हथेली का जो एक हथेली है उसकी फेस तो है वो लेफ्ट साइड में है और दूसरी की राइट साइड में है, ऐसे खुली हुई हैं हथेलियाँ। तो वो तो जो तल हैं वो अलग हो गए। लेकिन आप यदि दोनों हथेलियों को अपने फेस की तरफ करते हैं, फिर एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखते हैं, तो क्या हथेलियाँ ढकी गई? नहीं ढकी गई। और जो नहीं ढकी गई, अध्यारोपित नहीं हुई, वही क्या है, किरेल हैं। तो हथेलियाँ, ऐसे ही पैरों के तलवे, ऐसे ही दस्ताने, जूते, सेम हथेलियों वाली सी कंडीशन है ना। एक दूसरे के ऊपर जैसे जैसे जूते फर्श पे रखे हुए हैं, अब एक जूते को सीधा का सीधा उठाया और दूसरे के ऊपर रखा। अब जो लेफ्ट पैर का जूता है उसकी मोड़ दूसरी साइड जा रही है, राइट वाले की दूसरी साइड जा रही है, कंप्लीट नहीं ढका जाएगा। नहीं ढका जाएगा तो वो क्या है, किरेल है। अब देखिए बात करते हैं, वे वस्तुएं या यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होने के साथ साथ परस्पर अध्यारोपित भी हो जाते हैं, यानी कि ढक लें एक दूसरे को, तो फिर ढक लें तो फिर क्या होंगे, वो अकिरेल होंगे। नहीं ढकते हैं तब किरेल होते हैं, और ढक लेते हैं, अध्यारोपित कर लेते हैं तो अकिरेल होते हैं। जैसे लालटेन का गोला, गेंद, बल्ब आदि के दो समान भाग। अब सपोज कीजिए आपके पास में एक गेंद है, गोल गेंद है। अब आपने गेंद को बीचों बीच से काट लिया, बीचों बीच काटा, दो से सेम शेप बन गई। अब आप दोनों के जो कटे हुए भाग हैं उनको अपने सामने रखिए। अपने सामने रख लिए, दोनों कटे हुए गोल भाग आपके सामने हैं। अब एक गोल भाग को वैसा का वैसा उठाया, उठा के दूसरे के ऊपर रख दिया, वापस मिलाते हुए नहीं, जैसे गेंद बनी हुई थी और उसको काटा था वैसे नहीं रखना। दोनों फेस आपकी तरफ खुले हुए हैं कटी हुई गेंद के। अब उन खुले हुए फेस आपकी तरफ ही रहें, एक को उठाया दूसरे के ऊपर रख दिया, है ना। तो दूसरे के ऊपर रखते ही अब क्या हुआ, पीछे वाला भाग कंप्लीट ढक गया, आपको केवल सामने वाला जो भाग है वही दिख रहा है ना। तो कंप्लीट ढक गया यानी अध्यारोपित हो गया, तो वो क्या है, अकिरेल है। तो ये चीज़ यहाँ पर रहेगी, किरेल और अकिरेल। अब अकिरेल का एग्जाम्पल यहाँ देखिए, जैसे प्रोपेन-2-ओल है, तो प्रोपेन-2-ओल कैसे कि ये नंबर 1, ये 2 और ये 3 ये है, और ये नंबर 2 पर OH ग्रुप है, तो हो गया प्रोपेन-2-ओल। अब इसको अगर अपन ऐसे काट दें, ये लो, है ना, तो दो बराबर भाग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? क्या इसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट ग्रुप से हैं? इस कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट हैं क्या? नहीं है। हाइड्रोजन डिफरेंट है, OH डिफरेंट है, लेकिन ये मेथिल और ये मेथिल तो सेम हो गए। सेम होते ही ये क्या है, ये सममित है, असम्मित नहीं है। और जो सम्मित है वो अध्यारोपित हो जाएगा। देखो कैसे अध्यारोपित हो जाएगा, इसकी मिरर इमेज बनी, ये रखते ही इसके लेफ्ट साइड राइट में और राइट साइड लेफ्ट में यूँ गई। लेकिन इसको उठा के ऐसा कैसा, इसको उठा के ऐसा कैसा इसके ऊपर रखें तो देख लो ढक जाएगा आराम से। CH3 है वो CH3 के ऊपर, ये CH3 पर, OH पर, H पर, ढक गया। जो ढक गया वो क्या है, अकिरेल है। अध्यारोपित हो गया वो अकिरेल, जो अध्यारोपित नहीं हुआ वो किरेल। ठीक है, तो ये अपनी किरेलिटी थी। ये अपनी क्या हो गई हैं, हेलो एल्केन और जो हेलो एरिन्स हैं उनके अंदर हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड हैं, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी उनके अंदर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं SN1 और SN2 रिएक्शन जो पिछली क्लास के अंदर हो चुकी थी, और उनकी जो कुछ वर्ड्स थे, मेन डेफिनेशंस थी जो कि स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड थी, उनको अपन ने आज की इस क्लास के अंदर देखा। अब अपन दूसरे टाइप की रिएक्शन जो देख करके चलते हैं, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड यानी कि RX हैं, उनकी सेकेंड टाइप रिएक्शन। सेकेंड टाइप निराकरण या निराकरण को अपन बोलेंगे विलोपन, एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया, जिसको बीटा विलोपन के नाम से जानते हैं। बीटा विलोपन, बीटा क्यों, क्योंकि इसके अंदर जिस कार्बन के ऊपर हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको तो बोल देंगे अपन एल्फा, और उसके जस्ट आगे वाला क्या होगा, बीटा। तो बीटा कार्बन से यहाँ पे हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, हाइड्रोजन हटता है, ठीक है, इसलिए उसको अपन क्या बोलेंगे, बीटा विलोपन बोला जाएगा। क्या होता है देखो, जब एल्किल हैलाइड जो हैं, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH या NaOH से करवाई जाएगी। अपन पहले भी देख करके आए हैं कि ये एल्किल हैलाइड है, इसकी रिएक्शन KOH से करवाई जाती है, लेकिन ये एक्वेटिक सॉल्यूशन था पहले, जलीय विलयन, तो यहाँ से X हट गया K के साथ में और OH जुड़ गया,
और क्या बना था ROH, इस प्रकार से एल्कोहल, यानी कि प्रतिस्थापी उत्पाद बन गया था। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। जब मीडियम है वो जलीय नहीं होकर के एल्कोहलिक हो, तो एल्कोहलिक मीडियम के अंदर रिएक्शन कैसे होगी कि यहाँ से तो हटेगा हेलोजन और जो बीटा कार्बन है उसका हटेगा हाइड्रोजन। एडिशन नहीं होगा ये, वो तो थी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, यानी कि एक ग्रुप हटा और दूसरा जुड़ा, ऐसा हुआ था जलीय KOH की उपस्थिति में। तो लेकिन यहाँ पर एल्कोहलिक KOH, ये एल्कोहलिक शब्द लिखा हुआ आ जाए या OH ग्रुप वाला कोई कंपाउंड, जैसे कि मान लो C2H5OH ऐसे एल्कोहल लिखा हुआ आ जाए, है ना, यूँ, तो फिर ये एडिशन नहीं होगा या फिर प्रतिस्थापन नहीं होगा। दोनों ही जगह से, यहाँ से हेलोजन और यहाँ से हाइड्रोजन, ये HX के रूप में हट जाएंगे और दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी, अल्फा और बीटा दोनों की वैलेंसी एक एक खाली हो जाएगी। तो यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड है उसके स्थान पर डबल बॉन्ड बन जाने पर एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? एल्कीन। तो क्या है देखिए, बीटा विलोपन या निराकरण कि जो जिस कार्बन के ऊपर हेलोजन जुड़ा हुआ है वो और उसके नेक्स्ट वाले कार्बन से हाइड्रोजन, तो हेलोजन और हाइड्रोजन हटेगा, यह घटना कहलाएगी विलोपन और एल्कीन बनेगी। यह है निराकरण या बीटा विलोपन रिएक्शन। देखिए क्या होता है, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH या NaOH की उपस्थिति में या इनके साथ करवाई जाती है एल्कोहल की प्रेजेंस में, तो वी हाइड्रो यानी हाइड्रोजन भी हटता है एंड हेलोजन भी हटता है। वी हाइड्रो हेलोजनीकरण, यहाँ पर ये हेलोजनीकरण नहीं है, ये वी शब्द डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, डी का मतलब हटना, हाइड्रोजन भी और हेलोजन भी ये दोनों हटेंगे और उसके द्वारा एल्कीन बनेगी। यहाँ पर बीटा जो कार्बन है उसका हाइड्रोजन हटता है, इसलिए इसे बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से जैसे ये हेलोजन हट गया, यहाँ से ये CH3 था तो एक हाइड्रोजन हट गया, HCl निकल गया, यहाँ भी CH2, ये देखो CH2 ही तो था, और यहाँ भी CH2, यहाँ CH3 से एक H हट गया, ये एथीन बन गई, क्लोरोएथेन से एथीन बन गया, यानी कि संगत कार्बन वाला एल्किल हैलाइड में जितने कार्बन हैं उतने ही कार्बन वाली जो एल्कीन है वो बने जाती है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो एक एसिमेट्रिकल, यानी कि अपन यूँ देखेंगे कि ये एल्किल हैलाइड है, इसके अंदर देखो 2 ब्रोमोब्यूटेन है, ये नंबर 1 2 3 और 4 ऐसे कार्बन हैं, नंबर 2 पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। अब यहाँ देखो ये जो कार्बन है वो तो है एल्फा, ठीक है, फिर से देखते हैं, यह कार्बन है वो तो एल्फा है, ये भी बीटा है, सेकंड नंबर वाला बीटा है, और ये भी क्या है, बीटा है। तो हाइड्रोजन यहाँ से भी हट सकता है और हाइड्रोजन तो यहाँ से भी हट सकता है बीटा एलिमिनेशन के अंदर। वही देखो एल्कोहलिक और KOH इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। तो यदि अपन ये देख रहे हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन हटता है तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच में और इधर एक ग्रुप बच जाएगा, ठीक है, ऐसा हुआ। देखो ये यहाँ से हाइड्रोजन हटा यहाँ वाले में, ठीक है, फिर ये यहाँ से हट गया हेलोजन यहाँ से, और ये CH2 CH3 ऐसा कैसा बच गया। इसके अपोजिट क्या हो सकता था, इसके अपोजिट ये हो सकता था कि यहाँ से नहीं हट करके यहाँ से हाइड्रोजन हटता, यहाँ से हटता और ये हेलोजन हटता, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। इससे देखो ये प्रोडक्ट बना हुआ है CH3 CH3, CH2 की जगह क्या रह गया, CH, ये CH, ये CH3, ये CH3 हो गया। यहाँ बीच में क्या क्रिएट हो गया, डबल बॉन्ड, ये बना देखो नंबर 1 2 3 4, तो ब्यूट और डबल बॉन्ड के लिए इन, डबल बॉन्ड कितने नंबर पे, 1 और 2 कार्बन पे, तो ये ब्यूट 2 इन, ये देखो ब्यूट 1 इन, 1 कैसे कि डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो 1, ये 2, ये 3 और ये 4 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्यूट 1 इन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड आ गया, ये है ब्यूट 1 इन, ये है ब्यूट 2 इन। अब इन प्रोडक्ट्स के अंदर देखो क्या चीज़ आ रही है, ये तो हो गए डबल बॉन्ड वाले कार्बन। अब इन डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर इधर एक ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है, 2 मेथिल हैं कि नहीं है, जबकि इस प्रोडक्ट में देखो ये 2 जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन हैं उस पर ये 2 कार्बन वाले तो हैं लेकिन ग्रुप एक ही है। यहाँ देखो इसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर इधर भी और इधर भी 2 ग्रुप हैं, जबकि इसमें इस डबल बॉन्ड वाले जो समूह हैं कार्बन हैं उनके एक ही साइड में ग्रुप है, यानी कि छोटा बड़ा छोड़िए समूह है, संख्या क्या है, नंबर ऑफ ग्रुप्स एल्किल ग्रुप, यहाँ एल्किल ग्रुप की संख्या ज़्यादा है, यहाँ कम है। ये सेजेफ रूल या जेटसेफ रूल के नाम से इसको जानते हैं,
है ना। तो सेजेफ रूल क्या कहता है कि जब किसी एल्किल हैलाइड के बीटा विलोपन से दो तरह के प्रोडक्ट बनने की संभावना हो तो वह प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है, वह एल्किन ज़्यादा बनती है। पुनः देखिएगा, किसी एल्किल हैलाइड से के बीटा विलोपन से, तो दो बीटा कार्बन है तो दो प्रोडक्ट बनने की संभावना है कि नहीं है, जितने बीटा कार्बन उतने ही प्रोडक्ट बनेंगे। तो वह प्रोडक्ट मुख्य रूप से बनता है जिस पर ज़्यादा प्रतिस्थापी एल्किल समूह हों। तो यहाँ दो ज़्यादा हैं, जबकि यहाँ पर इस कार्बन ग्रुप के ऊपर, डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर ये एक ही समूह है। तो ये बनेगा मेजर, यानी कि ब्यूट2 मेजर बनेगा, और 1 क्या बनेगा, माइनर, यानी कि कम मात्रा में प्रोडक्ट बनेगा। तो यह है बीटा एलिमिनेशन, जो कि सेजेफ रूल के ऊपर काम करता है कि यदि किसी एल्किल हैलाइड में दो या इससे अधिक बीटा कार्बन हैं तो दो या इससे अधिक ही प्रोडक्ट बनेंगे, और उनमें मुख्य प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन पर ज़्यादा एल्किल ग्रुप प्रेजेंट हों, वो मुख्य बनेगा। ये है सेजेफ का रूल। देखिए, पढ़ते हैं लैंग्वेज को सेजेफ रूल की। जब किसी एल्किल हैलाइड में एक से अधिक बीटा कार्बन हो तो इसके वी हाइड्रोहेलोजनीकरण से वह एल्कीन है, ये है ना, यहाँ जो आप देख रहे हो वह एल्कीन, ठीक है ना, मुख्य उत्पाद के रूप में बनती है जिसमें द्विबंधित कार्बन पर प्रतिस्थापी समूहों की संख्या अधिक हो। वह एल्कीन क्या बनेगी, ज़्यादा बनेगी, है ना। तो यही आप देख रहे हो, यहाँ पर ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, द्विबंधित कार्बन है, और यहाँ ये द्विबंधित कार्बन है, इनके ऊपर ये एक ही समूह है, जबकि इसमें ये दो समूह हैं। तो दो समूह वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर बनेगा, अधिक बनेगा, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार की रिएक्शंस। दो रिएक्शन हो चुकी हैं एल्किल हैलाइड की, दो नहीं, दो टाइप की हो चुकी हैं। एक आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, नाभिक्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, और दूसरी ये बीटा एलिमिनेशन हो गया, यानी कि विलोपन रिएक्शन हो गई। तीसरी है एल्किल हैलाइडों की धातुओं के साथ ही अभिक्रिया। तो देखिए, धातुओं के साथ सिंपल रिएक्शन होगी, धातु के साथ में हेलोजन निकल जाएगा, है ना। धातुओं के साथ में अभिक्रिया जो देख रहे हैं, कार्ब धात्विक यौगिक मुख्य रूप से बनेंगे। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया धातु से कराने पर एल्किल समूह के कार्बन तथा धातु के मध्य सहसंयोजक बंध बनता है। इस प्रकार से बने यौगिक कार्ब धात्विक यानी कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये है RX प्लस इसकी कैडमियम के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है तो यूँ बनता है R2CD, डाई एल्किल कैडमियम बनता है, और प्लस यहाँ से कैडमियम के साथ में हेलोजन भी निकल जाता है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका कार्ब धात्विक यौगिक कहलाएगा। ये तो हुई एक बात। अब चलते हैं, देखिए आगे, यहाँ पर देखो इसको। सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किसी मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाएंगे। तो पहले तो R मेटल और ये X, ये क्या कहलाते हैं, ग्रीनर रिएजेंट कहलाते हैं, यदि यहाँ पर मेटल कौन हो, मैग्नीशियम हो। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु से करवाई जाती है, तो एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, है ना। एल्किल हैलाइड में भी ब्रोमाइड हो या कोई सा और हो, एल्किल हैलाइड बनता है जिसे ग्रिग्नार रिएजेंट कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ये जैसे अपन देख रहे हैं मैग्नीशियम धातु के साथ में रिएक्शन, ये एथिल ब्रोमाइड मैग्नीशियम धातु के साथ में रिएक्शन डाई एथिल ईथर की उपस्थिति के अंदर, तो ये एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन गया। ये क्या है, ग्रिग्नार रिएजेंट है। एथिल ग्रुप भी हो सकता है, कोई सा अदर ग्रुप हो सकता है, मेटल क्या होनी चाहिए, मैग्नीशियम होनी चाहिए, तो वो ग्रिग्नार रिएजेंट कहलाते हैं। तो पहली बात तो मैग्नीशियम धातु के साथ क्या बनाएंगे, ग्रिग्नार रिएजेंट बनाएंगे। इसके बाद में सोडियम धातु के साथ में रिएक्शन, तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति के अंदर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम धातु से करवाई जाती है, तो एल्केन का निर्माण होता है ना। पहले वो कार्ब धात्विक यौगिक वगैरह बनते हैं, वो चीज़ें सारी हैं ही हैं, और ग्रिग्नार रिएजेंट मैग्नीशियम के साथ में बनते हैं, लेकिन ये अलग टाइप की रिएक्शन आ रही है सोडियम धातु के साथ में। यह रिएक्शन वुड्स अभिक्रिया कहलाएगी। कैसे बनेगी, देखो, ये एल्किल हैलाइड RX सोडियम धातु के साथ में रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ये जो X है हेलोजन है, दो मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन होगी, तो दोनों हेलोजन दोनों सोडियम के साथ में निकले, 2NX निकल गया। अपने पास क्या मुक्त रह गया, R कितने, दो एल्किल समूह, दोनों आपस में जुड़ गए, जुड़ने से क्या बन गया, एल्केन बन गया। फॉर एग्जाम्पल
ये देखो मेथिल क्लोराइड था या क्लोरोमेथेन था, सोडियम के साथ में रिएक्शन करवाई, दोनों Cl निकल गए सोडियम के साथ में 2NaCl। अब 2 CH3 मेथिल ग्रुप रह गए, दोनों आपस में जुड़े, जुड़ने से देखो CH3 क्या बन गया, एथेन, है ना। अब एक विशेष बात क्या देखने को मिल रही है अपने को कि एल्किल ग्रुप जो दोनों हैं वो आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं तो एल्किल हैलाइड में जितने कार्बन थे, एल्किल हैलाइड में तो एक ही था ना, उसके तो मोलिक्यूल 2 थे यहाँ पे, है ना। तो देखिएगा यहाँ पर इस एल्किल हैलाइड में क्लोरोमेथेन एक ही कार्बन है, इसके अणु 2 हैं, है ना। अब एक कार्बन वाला जो एल्किल हैलाइड था उससे 2 कार्बन वाला एल्केन बन गया कि नहीं बन गया। तो एल्केन के अंदर दुगुने कार्बन वाले एल्केन है वो यहाँ पे प्राप्त होते हैं। तो ये विशेष बात ध्यान में रखने वाली है। तो ये थी अपनी एल्किल हैलाइडों की जो धातुओं के साथ में अभिक्रिया है, वो एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन है वो कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद में अपन देखेंगे तो हेलो एरीन जो हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसमें वो भी वही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनके लिए तो ये हेलो एरीन यानी कि क्लोरोबेंजिन ब्रोमोबेंजिन वगैरह हैं वो कम ही क्रियाशील होती हैं, विशेष कंडीशंस के अंदर रिएक्शन करती हैं। इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और वही मेटल हैं उनके साथ में रिएक्शन। देखो एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन थे, उनकी भी तो 3 ही तरह की रिएक्शन थी, वही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं उनकी भी थी, धातुओं के साथ रिएक्शन उनकी भी थी। इनमें जो बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन रिएक्शन और शो करेगी, बेंजीन रिंग, जबकि वहाँ पर इसके स्थान पर अपन ने कौन सी पढ़ी थी, बीटा विलोपन पढ़ ली थी। ठीक है, ये थी। तो इस तरह से एक दूसरे को कनेक्ट करके याद करेंगे तो आराम से याद होंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से पसंद आया होगा और आपको काफ़ी अपनी तैयारी को मजबूत करने के अंदर हेल्प मिलेगी। तो वीडियो के ऊपर लगातार बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी तैयारी को जारी रखें। वीडियो पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।